हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज बच्चे हम जानने वाले हैं कि बीएसपी एचसीएल का जो पिछला पेपर आया था, यानी कि जो लास्ट इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे बच्चे आपको उसके लिए पिछला प्रश्न पत्र देखना बहुत ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पेपर का एनालिसिस करते हुए हम जो है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके की तैयारी अब आपको करनी है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने हैं, लेवल क्या रहना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है और किस तरीके से जो है अपनी जीके जीएस की तैयारी को आपको करना है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आप सभी को इन सारे सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट में होती है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में जो आपकी चीज़ें दी गई हैं और जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका बहुत बड़ा मिसमैच है। 10 नंबर का जीके है लेकिन सिलेबस जो है आपका वो 100 नंबर से भी ज़्यादा है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो कितना पढ़े और कितना नहीं, उसके लिए बच्चे आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पे किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए थे। चलिए तो शुरू करते हैं हम पेपर का एनालिसिस करना। एग्जाम में बच्चे आपका जो बीएसपीएससीएल का पेपर हुआ था वहाँ पे मैंने इसे जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगराइज किया है। ठीक है, हालांकि आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं आता है पेपर में जो है आपका पहला प्रश्न पॉलिटी से होगा, दूसरा करंट से होगा, तीसरा इस तरीके से रैंडम पेपर बनाया जाता है। लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए जो है आपके सारे प्रश्नों को जो एक ही सब्जेक्ट के थे उनको एक साथ रख दिया है, तो उसे जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको देख रहा ये समझने में आ रहा होगा कि ये जो प्रश्न है आपका ये पॉलिटी का बना है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से आपका ये प्रश्न बना है और यहाँ पे जो प्रश्न बना है वो किससे बना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बच्चे, उसकी नियुक्ति पूछी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 2024 जो है आपका ये चुनाव का वर्ष है। ठीक है, और चुनाव में बच्चे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप सभी को पता है किसकी होती है। भारत में चुनाव करवाने के लिए एक आयोग हमने बनाया हुआ है जिसे आपका निर्वाचन आयोग कहा जाता है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग के जो सबसे बड़े चीफ होते हैं उसे कहा जाता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न बनता है। जो चीज़ें आपकी ज़्यादा करंट में होती हैं, जैसे चुनाव जो है आपका 2023 से ही जो है इसकी लगातार चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है यहाँ पे बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न पूछ लिया आपका कि जो सीआईसी होता है, सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी नियुक्ति इसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है ये आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही याद रखना पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और उसके अलावा जो है आपको यहाँ से 2-3 टॉपिक बच्चे पढ़ने हैं। एक तो जितने भी हमारे जो संवैधानिक आयोग है, ठीक है, जो कमीशन है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, कमीशन जो है ये आपको पढ़ लेना है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि संसद, पार्लियामेंट जो आपका एक टॉपिक है हमारे संविधान का, वो आपको पढ़ना है बच्चे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट या फिर जो आपका संसद है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ आएंगी। जैसे इसमें आपका लोकसभा भी आता है, इसमें आपका राज्यसभा भी आता है, इसमें आपका भारत का राष्ट्रपति भी आ जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति कौन कौन से आर्टिकल में है, सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और भारत का चुनाव आयोग जो है, ये चूंकि 2024 चुनावी वर्ष है इसीलिए जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही बच जाती है, यहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, अगला बच्चे जो आपका क्वेश्चन है वो भी पॉलिटी से ही है। जैसे मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट वाइज मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो इस प्रश्न पत्र में आपकी जो पॉलिटी थी, पॉलिटी के 2 प्रश्न थे। एक तो ये आपका ये प्रश्न आया था, दूसरा आपका एक आर्टिकल से प्रश्न आया है, नहीं सॉरी, दूसरा आपका जो है पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है। ये पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है कितने, मतलब कि राज्यसभा में टोटल जो है मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। तो अगेन ये जो प्रश्न आपका बना है ये आपका पार्लियामेंट से बना है। जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, तो संसद में बच्चे आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, आपको लोकसभा के बारे में पढ़ना है, आपको राष्ट्रपति के बारे में आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 250। ठीक है, वैसे अगर लोकसभा में पूछ दे तो लोकसभा में जो है आपके टोटल कितने मैक्सिमम कितने होते हैं, 550। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे आपके, यहाँ से दोबारा जो है प्रश्न आने की संभावना रहेगी।
अगला जो आपका टॉपिक है या फिर सब्जेक्ट है ये है बच्चे आपका जर्नल साइंस। ठीक है, जर्नल साइंस से आपके प्रश्न बने हैं, जैसे कि पहला प्रश्न आपका बायो से बना है कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है। फलों में ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जिसके कारण कि उनमें मिठास होती है। ठीक है, तो शुगर तो ऐड नहीं किया जाता है, प्रकृति के द्वारा जो शुगर उसमें ऐड होता है, मतलब नेचुरल जो शुगर होता है उसे बच्चे आपका क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, हम लोगों ने जो है 8वीं 9वीं कक्षा में ये प्रश्न पढ़ा था कि फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है, ये होता है आपका फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, जर्नल बायो का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी अगेन बायोलॉजी से ही बना है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जैसे आपको पता है कि 46 है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है जनरल साइंस का ही आपका अगेन वो बना है, प्रश्न बना है। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे, खास करके आप लोग थोड़ा फोकस कर लीजिएगा बायोलॉजी पे। बायोलॉजी से मैंने आपको देखा कि यहाँ पे जो BSPSCL है ना, इसमें आपका बायोलॉजी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया है। जनरल साइंस तो लिखा है सिलेबस में, लेकिन ज़्यादा जो प्रश्न लिए गए हैं वो है आपके जनरल बायोलॉजी से। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपके जो है कुछ जैसे आनुवंशिकी वाला चैप्टर हो गया आपका। ठीक है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, वसा हो गया, विटामिन हो गया, इस तरीके का जो आपका चीज़ है। ठीक है, वो वाले आपको चैप्टर पढ़ लेने हैं, आनुवंशिकी आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा जो है मानव शरीर के जितने भी तंत्र होते हैं, चाहे वो आपका रक्त प्रवाह तंत्र हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका कंकाल तंत्र हो गया, ये जो 3-4 सिस्टम बचे उन सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ लेना। श्वसन तंत्र हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत बेसिक से ही प्रश्न बनेंगे। और अगर आप जो है ये नहीं करना चाहते, टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते, तो बच्चे जनरल साइंस के जो PYQ है, ठीक है, जनरल साइंस की जो आपके PYQ हैं उन्हें जो है आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के कोई भी SSC का जो आपका ग्रुप C लेवल का या ग्रुप C लेवल के आपके स्टेट में ही जो आपके एग्जाम होते हैं, वहाँ पे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से जो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से आपका जो है क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाएंगे, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप PYQ कर सकते हो तो PYQ करिए, नहीं तो अगर बुक से टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक मैंने आपको बता दी है, टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका अगला प्रश्न जो बना है, ये 2 प्रश्न है आपके हिस्ट्री से। पहला प्रश्न है कि उस आंदोलन का नाम बताइए जो कि वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है, का जीवंत उदाहरण है। ये आपका सॉरी, ये आपका हिस्ट्री में नहीं आएगा बच्चे। ठीक है, ये हिस्ट्री में नहीं आएगा, ये आपका जो है मिसलिनियस का क्वेश्चन है। जो स्टैटिक जीके होती है ना, स्टैटिक जीके का आपका प्रश्न बना है। इनमें से एक आपका मूवमेंट है जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में आपका स्टार्ट हुआ था, और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका आम जनता में, आम जो वनों की कटाई है। ठीक है, वनों की कटाई के विरोध में बच्चे आपका ये आंदोलन किया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ पे किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक से बच्चे आपका प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री का है, एक प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री का है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दांडी मार्च किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी आंदोलन हैं, वो आपको बच्चे पॉइंट टू पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यह आंदोलन कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, क्यों किया था, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं है बच्चे, गांधी जी से जो रिलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं है। ठीक है, उन सभी को पढ़ लेना है, और अपना जो आधुनिक भारत वाला जो हिस्ट्री है उसे आपको कंप्लीट कर लेना है, वहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पूछा हुआ है कि दांडी मार्च जो नमक सत्याग्रह था, जिससे कि महात्मा गांधी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, इसके बाद जो है आपका कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसके बाद बच्चे आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध जो है आपका किससे है, गांधी जी से है। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो आपका क्या है, गांधी जी भी हो गए। बाकी जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका भी संबंध इससे है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपका। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये भी जो है गांधी जी का है। तो सारे के सारे ये जो 3 आंदोलन है बच्चे, सिविल डिसओबीडियंस हो गया आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया आपका, और असहयोग आंदोलन हो गया। इन तीनों के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, ये गांधी जी से रिलेटेड है, और हमारे जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहाँ पर भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है आपके बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका एक बहुत बेसिक सा प्रश्न हो गया हिस्ट्री से। अगला जो
क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का है, और करंट बच्चे आपका बदलता रहता है। तो करंट अफेयर पिछले 6 महीने के करंट अफेयर से आपको जो है अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, वही से जो आपका प्रश्न बनेगा। ये तो डायरेक्टली पूछ दिया है। इन्होंने पूछा कि हैंडले एंड पार्टनर्स कोचिन्यू क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स दुनिया भर में राष्ट्रीयताओं की गुणवत्ता की एक व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। क्वालिटी नेशनलिटी इंडेक्स QNI 2017 के अनुसार दुनिया में शीर्ष रैंक वाला देश कौन सा है। तो ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग और रिपोर्ट वाला जो प्रश्न है, ये करंट अफेयर से बना है, आपका डायरेक्टली बना है। इस समय जो आपका आंसर था वो आपका फ्रांस था। ये आपका बच्चे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। एक तो बच्चे जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल की न्यूज़ आपको ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी खबरें हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें तो एक तो आपका स्पोर्ट्स देख लेना है आपको, ठीक है। स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी होती है, खेलों से रिलेटेड जो समाचार होते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। उसके अलावा जो है आपके यहाँ पे आएगा अवार्ड्स, जितने भी आपके पुरस्कार होते हैं, ठीक है। और जो है एक और आता है आपका पर्सन इन न्यूज़, मतलब कि जो खिलाड़ी है या फिर हीरो हीरोइन, कुछ भी है आपका, कोई भी आपका फेमस पर्सनैलिटी है, कोई व्यक्ति आपका आम व्यक्ति है लेकिन वो आपका चर्चाओं में है। जो लोग आपके चर्चाओं में किस वजह से चर्चाओं में है वो चीज़ें, किसी को पुरस्कार मिला होता है, किसी का देहांत हो गया होता है, इस तरीके की जो आपकी खबरें होती हैं ना बच्चे, पर्सन इन न्यूज़, किसी का अपॉइंटमेंट कहीं पे हो जाता है, तो इस तरीके की जो है आपकी ये खबरें यहाँ से बनती है। स्पोर्ट्स हो गया आपका, अवार्ड्स हो गया आपका, और नेशनल की जो न्यूज़ है हमारे देश में जो हो रहा है वो जो है आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया है रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग से, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, ठीक है। तो पूरे 6 महीने की जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स और रैंकिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसमें जो है आपके बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती है, हर महीने आती हैं, लेकिन सारी की सारी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पिछले 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग होगी, वहाँ पर देख लेना कि टॉप में कौन है और भारत का क्या स्थान है। बस 2 ही चीज़ें आपको जाननी जरूरी होती है, ठीक है। भारत का स्थान क्या है और टॉप में कौन सा कंट्री है। अगला जो प्रश्न है बच्चे, अब ये जो कैटेगरी है ये आई है आपकी मिसलिनियस से, विविध, जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, जिनको पढ़ने के लिए, जिनको याद करने के लिए आपको कोई विशेष सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मिसलिनियस से आते हैं बच्चे। यहाँ पे जैसे आपको आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा हुआ है कि उड़ीसा में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, इसका निर्माण जो है कौन से राजाओं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ये गंग डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में बच्चे आपका हमारा एक तो साहित्य आता है, लिटरेचर, जिसमें आप लोगों को देखते हो कि बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका आता है लोक नृत्य, लोकगीत, एक आता है आपके फेस्टिवल, उत्सव, ठीक है। और एक आता है हमारा स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में आपकी मंदिरें आ जाती हैं, मस्जिदें आ जाती है, गुंबद आ जाता है, ठीक है। वास्तुकला से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर जो है आपका, वहाँ से आपका ये प्रश्न बना है। तो ये बच्चे आपका मिसलिनियस का टॉपिक है। अगला जो क्वेश्चन है ये बना है आपका, नम्मा मेट्रो कौन सी मेट्रो रेल के लिए प्रयुक्त बोलचाल का शब्द है। अब ये देखिए, ये कौन से सब्जेक्ट का जो है आपका है ना, कौन सा सब्जेक्ट का है, ये किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, ये मिसलिनियस से क्वेश्चन बना है। और ये बस आपका बच्चे क्या है, ऑब्जर्वेशन वाला प्रश्न है। यहाँ पे एक मेट्रो है, बेंगलुरु मेट्रो, आप लोग देखेंगे तो बेंगलुरु में जो आपकी मेट्रो है ना बच्चे, वहाँ पे बोलचाल की भाषा में, ठीक है। अब कर्नाटका में बेंगलुरु है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। और उस बोलचाल की भाषा में वहाँ पे मेट्रो को क्या कहा जाता है, नम्मा मेट्रो कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तो कोई भी आपको जो है सब्जेक्ट जो है डीप में पढ़ने से आपका ये प्रश्न नहीं बनेगा ना। तो ये सारी के सारे क्या है, हमारे चारों ओर जो चीज़ें होती रहती हैं वो ऑब्जर्वेशन का प्रश्न आपका ये बना है, इसलिए बच्चे आपका ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण रेखा के रूप में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये पूछी जाती है, रेड क्लिफ लाइन जो है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो आपका रेड क्लिफ लाइन है, और 1947 में जो है इसका निर्धारण किया गया था। तो ये प्रश्न जो है आपके कहाँ से है, मिसलिनियस से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें जो है आपके किस तरीके से पेपर बन रहा है, ठीक है। अभी मैं बाकी जो जितने भी आपके PYQ हैं उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसकी एक सीरीज़ बच्चे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। जितने भी आपके PYQs हैं, ठीक है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा और ज़्यादा जो है आपका लगता रहेगा। उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। बहुत जल्दी जो है MCQ सेशन भी आपके लिए लाई जाएंगे, ठीक है। तो GK GS में घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आपको बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर
आप बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो आपके पेपर होते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से प्रैक्टिस भी अगर आप लोग कर ले तो 10 में से जो है आपके 6-7 नंबर आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, छोड़ने से नहीं होगा, ठीक है, छोड़ने से नहीं होगा। जितना हो सकता है आप लोग अपना समय थोड़ा सा निकाल करके अपने शेड्यूल में से, अपने टाइम टेबल में से इस सब्जेक्ट के लिए भी दीजिए, और 10 में से जो है आपका 5 या 6 नंबर जो है आपके सुनिश्चित करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी मेक इट इजी स्किल्स तो आपके साथ में है ही। मेक इट इजी स्किल्स के साथ में अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीएसपी एसएल के, तो मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाकर के चेकआउट करिए हमारे कोर्स को, और वहाँ पे देखिए कि किस किस तरीके से जो है आपको कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और तैयारी करते रहिए अपने हिसाब से, अपने लेवल पे, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम से रिलेटेड आती है आप लोग हमसे बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जो है आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाएंगे। चलिए बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।